हेलो ऑल द क्लैट 2026 स्टूडेंट्स। अब आज की क्लास में हम आपका क्लैट 2026 के लिए क्या कंप्लीट ओवरव्यू रहने वाला है, किस तरीके से हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्या इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट आते हैं, कहाँ कहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, सब कुछ इन एंड आउट हम आपके एग्ज़ाम का कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज की ये क्लास में। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कर चुके हैं या आप पहले से कर रहे हैं, आपने ड्रॉप लिया है, ये वीडियो सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझें, हम एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करें। तो उसके लिए हमें क्या है, उसके लिए हमें एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझना होता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी हमसे डिमांड क्या है, उसकी हमसे रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब उसको समझने के लिए हमें सीखना है। आज की क्लास में हम आपसे बात कर रहे होंगे कि जो हमारा क्लैट 2026 है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उन सब्जेक्ट से हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका वेटेज क्या है, और उसके बाद हमें इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, वो सब कुछ हम आज की क्लास में आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए, जैसे मैंने आपसे पैटर्न की बात करी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। इन दिस एग्जाम यू आर गोइंग टू गेट 120 क्वेश्चंस and out of that you will be getting 120 marks. Full marks are 120 and then after that you will be only having 120 minute of time. मतलब क्या हो गया, जो हमारा क्लैट का एग्ज़ाम है, जो हमारा क्लैट 2026 का एग्ज़ाम है, इसमें आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे 120 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनका मार्किंग जो है वो +1 और -0.25 की मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो हमारे पास टाइम है वो केवल और केवल 120 मिनट का टाइम होता है। अब इस बात पे मैंने इतना जोर देके आपको क्यों एक्सप्लेन करा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमें सीखना है, जो हमें समझना है। जैसे मैंने आपसे ये एग्ज़ाम की बात करी, तो इसके लिए पैटर्न समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वी आर ओनली हैविंग लेस देन 1 मिनट ऑफ टाइम। हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम है। आप सोचो, जो हमारा ये क्लैट एग्ज़ाम है, इट इज़ कम्प्लीटली अ पैसेज बेस्ड एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम में एक पैसेज आएगा, उस पैसेज को पढ़ना है, उस पैसेज से हमें आंसर निकालना है। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। तो हमें इतना सब प्लान करने की क्या ज़रूरत है? आंसर इज़ दिस। आपने ये अनसीन पैसेज तो अपने स्कूल में भी किया है, आपने ये अनसीन पैसेज तो अपने एग्ज़ाम में भी लिखे हैं। आपने 12th क्लास में, अगर 10th क्लास में इंग्लिश की होगी, वहाँ भी अनसीन पैसेज आता है। यहाँ पे अनसीन पैसेज आता है, उसका लेवल टफ होता है, और उसके बाद और क्या हमें समझना है, उसका लेवल टफ होता है, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन इसके करने के लिए हमारे पास जो टाइम है, वी आर ओनली हैविंग 120 मिनट। 2 आवर्स के अंदर हमें कितने पैसेजेस को सॉल्व करना होता है? 2 आवर्स के अंदर हमें 24 पैसेजेस को डील करना है, 24 पैसेजेस को सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप होगा, हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, हम पूरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम पूरे टॉपिक पढ़ेंगे, हम सबकी तैयारी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि भाई स्पीड पे काम बहुत करना है। आप समझ गए, 2 घंटे में 24 पैसेज, मतलब 1 घंटे में आपको 12 पैसेजेस सॉल्व करने हैं। अपनी स्पीड को हमें इस लेवल पे ले जाना है कि हम 1 आवर के अंदर हम इतने पैसेजेस कर पाएँ, हम इतने पैसेजेस समझ पाएँ, हम इतने पैसेजेस सीख पाएँ। सो दैट इज़ दी फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने आपसे डिस्कस करा कि जो हमारा पैटर्न है उसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उन 120 क्वेश्चंस को करने के लिए जो हमारे पास टाइमिंग रहने वाला है वो 120 मिनट का टाइम हमारे पास होता है। और जो इस एग्ज़ाम के लिए आपके मार्क्स होते हैं वो 120 मार्क्स होते हैं, जो आपको एग्ज़ाम के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ सिलेबस की, तो हो सकता है आप में से, हो सकता क्या है, मोस्ट ऑफ यू विल बी ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हम इसके कुछ पार्ट्स डिस्कस कर सकें, ताकि हम इसका वेटेज डिस्कस कर सकें आपके साथ। चलिए, जब मैंने आपसे सिलेबस की बात करी, तो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग हमारे एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिसको हमें इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना होता है। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्लैट में भी हेल्प करता है,
जब आप NLUs में अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये वहाँ पे भी आपको हेल्प करता है। और उसके बाद जब कल को आप लीगल प्रैक्टिस में जाते हो, कल को आप जुडिशरी में जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको लॉ पढ़ना होता है। तो इसलिए ये हमारे एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और उसके बाद वेटेज वाइज तो ये इम्पॉर्टेंट है ही कि इससे हमारे एग्ज़ाम में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बाद हम समझते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हमारा जीके और करंट अफेयर आता है, जिसमें हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स आता है। तो ये हमारे एग्ज़ाम का एक पार्ट हो गया जिसमें हमने आपसे डिस्कस करा लीगल रीजनिंग और जीके करंट अफेयर। अब अगर मैं आपसे जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करूँ, अगर मैं आपसे इसकी बात करूँ, अगर मैं आपसे लीगल रीजनिंग की बात करूँ, जीके करंट अफेयर की बात करूँ, इन दोनों ही सब्जेक्ट से हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50% क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर हमारा पूरा पेपर 120 का है तो आधा पेपर तो यहाँ से आता है। 60 क्वेश्चन हमारे कहाँ से आते हैं? 60 क्वेश्चन हमारे लीगल रीजनिंग और जीके करंट अफेयर वाले पार्ट से आते हैं। रिमेनिंग 60 क्वेश्चन हमारे बाकी 3 सब्जेक्ट से आते हैं, जो आपके क्या हैं? बाकी 3 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं इंग्लिश, उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद आपका हो जाता है QA, दैट इज आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये क्या है? ये बाकी रिमेनिंग आपके क्या है? बाकी रिमेनिंग आपके 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जहाँ से हमारे एग्जाम का 60 क्वेश्चन आता है, जहाँ से हमारे एग्जाम का रिमेनिंग 50% पोर्शन आता है। तो अब आपको ध्यान से समझना है, आपका ये पहला पार्ट हो गया एग्जाम का, जहाँ से हमारे एग्जाम में आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वहीं से हमारा ये सेकेंड पार्ट हो गया, जहाँ पर हमें एग्जाम में हमारे 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब हमारा टारगेट क्या होता है, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए वो समझते हैं। जैसे मान लो अगर आप ये 60 क्वेश्चंस, अगर आप ये 60 क्वेश्चंस में से केवल और केवल 50 क्वेश्चंस करेक्ट कर लो, आउट ऑफ 60 अगर आपने 50 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, और ये वाले जो 60 क्वेश्चंस है, अगर आपने ये 60 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए ये क्या हो जाता है? अगर आपने 50-50 स्कोर कर लिया तो आपकी जो रैंक है ना, वो टॉप 100 स्टूडेंट्स में आप आ जाते हैं। जब आपका स्कोर कार्ड 100 आउट ऑफ 120 होता है, यू विल बी अमंग द टॉप 100 स्टूडेंट्स। ये होगा कैसे? आपको पहले पार्ट में 50 करेक्ट करना है, आपको सेकेंड पार्ट में 50 करेक्ट करना है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आपने इतना कर लिया, आपके कितने नंबर आ गए? आपके 100 आ गए। अब जनरली हमारे लिए नहीं पॉसिबल होता, मान लो हम 50 नहीं कर पाते, तो मैं आपसे बोलूँगा क्या हम 45 कर सकते हैं? अगर 45 यहाँ करेक्ट कर लिए, 45 यहाँ करेक्ट कर लिए, तो आपके क्वेश्चन का कितना स्कोर कार्ड होगा? 90 आउट ऑफ 100। अब 90 क्या है? 90 अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको NLU 100% मिल जाता है, टॉप NLU आपको मिल जाता है। उसके बाद की जो स्टोरी है, अगर आप कहीं पर 40 स्कोर करते हैं, कहीं पर 45 स्कोर करते हैं, सो यू विल श्योरली गेट अ सीट इन अ गुड NLU बट नॉट नेसेसरीली इन द टॉप NLUs। तो ये हमें इससे समझ आता है हमें कितने नंबर लाने, कहाँ से नंबर लाने हैं। लीगल रीजनिंग में हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, जीके करंट अफेयर में 30-35 क्वेश्चन होंगे। तो इन दोनों में से जो वेटेज है वो टोटल यहाँ से 60 क्वेश्चन आते हैं। तो या तो आप लीगल पूरा करोगे या तो आप जीके करंट अफेयर। तो हमें पता लग गया लीगल पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, लीगल पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि जीके करंट अफेयर क्या है? हमारा अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसमें हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि हमारा ये जो है ये 100% करेक्ट हो जाएगा। आप समझिए, कितनी भी जीके हम पढ़ लें, कितनी भी करंट अफेयर पढ़ लें, हमेशा वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप बना रहता है। आप समझ गए? सो दिस इज हाउ जो हमारा लीगल है, जो हमारा जीके और करंट अफेयर है, इससे हमारे एग्जाम का 50% आता है, और जो हमारा इंग्लिश, लॉजिकल और QA है, इससे हमारे एग्जाम का 50% आता है। सो दिस इज अबाउट द वेटेज, कि हमारा जो एग्जाम है उसमें जो वेटेज है वो क्या क्या कैसा कैसा रहता है। चलिए, अब उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि अगर हम ये सब्जेक्ट की बात करते हैं, इन अलग अलग सब्जेक्ट की हमें अलग अलग तैयारी कैसे करनी है। जैसे अगर मैंने आपसे लीगल रीजनिंग की बात करी, तो इसकी तैयारी हमें किस तरह करनी है, जीके करंट अफेयर की तैयारी हमें किस तरह करनी है, इंग्लिश की तैयारी हमें किस तरह करनी है, लॉजिकल की तैयारी हमें किस तरह करनी है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी हमें किस तरह करनी है। दिस इज समथिंग नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, चलिए, तो इसके लिए हम सेकेंड स्लाइड पे जाते हैं, और पहले हम समझते हैं हमारा लीगल रीजनिंग। जो हमारा एग्जाम का सब्जेक्ट है लीगल रीजनिंग, उसको हम पहले समझते हैं। लीगल रीजनिंग, अब जब मैं आपसे लीगल रीजनिंग की बात करता हूँ, तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम को फोकस करके ये समझना होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम है
वो तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा, वो तो हमारा पैसेज बेस्ड होगा। तो हमें क्या करना है, हमें पैसेजेस से आंसर ही तो निकालना है। हमें क्या करना है, हमें पैसेज से आंसर निकालना है, हमें पैसेज से आंसर निकालना है, पैसेज से आंसर निकालना है। तो ये कैसे होगा, पैसेज से आंसर निकालना, ये तो बड़ी सिंपल बात है भाई, एग्जाम में पैसेज आएगा, हम जाएंगे पढ़ेंगे आंसर निकाल लेंगे। लेकिन निकाल लेंगे, 100% कर लेंगे, अब घर पे बैठ के करोगे आपसे हो जाएगा। लेकिन जो एग्जाम प्रेशर के साथ टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इसको करना, पूरी स्पीड के साथ करना, उसके लिए हमें कुछ करना होता है। उसके लिए हमें बेसिक लॉस पढ़ने होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं सिविल लॉस, जैसे मैं आपसे बात करूं क्रिमिनल लॉस, जैसे मैं आपसे बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या है, हमें इन लॉस को पढ़ना होता है ताकि क्या हो जाए, इन लॉस को पढ़ना होता है ताकि हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ना तो हमें वो पैसेज नया ना लगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को। कई बार ऐसा होता है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिना तैयारी के एग्जाम देने जाते हैं, तो उनको पैसेज पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब आप सोचो, आपने क्रिमिनल लॉस पढ़ रखे हैं, आपने सिविल लॉस पढ़ रखे हैं, तो आपके लिए इनको समझना, इनको आंसर करना, इनको इंटरप्रेट करना, पैसेज से आंसर निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। चलिए, जब मैंने आपसे सिविल लॉस की बात करी, तो अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, सिविल लॉज बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वो लॉज हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ये वो लॉज हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं लॉज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देयर आर मेनी अदर लॉज, ये कोई डिफिनीशन एग्जॉस्टिव नहीं है। ये क्या है, इसमें बहुत सारे और लॉज आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे टॉर्ट हो गया, जैसे हमारा फैमिली लॉज हो गया, जिसमें हमारा हिंदू एंड मुस्लिम लॉज आ जाते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज, जैसे हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, जैसे हमारा IPR हो गया। तो इन सब लॉज के बारे में हम एक बेसिक ओवरव्यू, एक बेसिक आइडिया क्या है, ये हम सिविल लॉज में सीखते हैं। ये हम क्या करते हैं, ये एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक ओवरव्यू हम सिविल लॉज वाले पार्ट में सीखते हैं, समझते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉज जिसमें आपका हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके बाद आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और उसके बाद आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें सिविल लॉज में पढ़नी है, और कुछ भी याद नहीं करना है, क्योंकि भाई जो भी हम पढ़ते हैं वो सब कुछ एग्जाम में लिखा हुआ आता है। और जैसे ही आप लिखते हो आपको याद आता है भाई ये तो कर रखा है, और जैसे ही आपको एक क्लिक होता है ये तो कर रखा है, आपके लिए वो पैसेज पढ़ना आधी जंग आप वहीं जीत जाते हो। आपके लिए पैसेज पढ़ना, उसको समझना, उससे आंसर निकालना आपके लिए आसान हो गया, आपने पहले ही कर रखा है। तो स्पीड कब आएगी, जब आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम करोगे। आप समझ गए, आप एक रास्ते पे चलते हो, और रास्ते पे जब आप चलते हुए जाते हो, एक बार आप जाओगे आपको लगेगा ये तो रास्ता बहुत बड़ा है, आपको रास्ता नहीं पता, पूछोगे अच्छा इधर से जाना है उधर से जाना है, आप बताओ किधर से जाना है। रास्ते भटक जाते हैं जब पहली बार जाते हैं। अब एक बार हम गए, हमें रास्ता समझ आ गया, दूसरी बार हम जाएंगे थोड़ा कम टाइम लगेगा, तीसरी बार आपने डेली की हैबिट बना ली कि आप उस रास्ते पे डेली जाते हो, हर रोज़ उस रास्ते पे जाते हो, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो कभी ये नहीं सोचना मेरी तो स्पीड नहीं बढ़ सकती, स्पीड बढ़ेगी, लेकिन तब बढ़ेगी जब आप मल्टीपल टाइम चीज़ों को करेंगे। उसके लिए क्या करना है, बी देयर इन द वीडियो टिल द लास्ट, तो आपको समझ आएगा स्पीड कैसे बढ़ेगी, वो पूरा हम लास्ट तक पूरा डिकोड करने वाले हैं। दैट इज वाई आई एम कॉलिंग इट पोस्टमार्टम ऑफ दिस एग्जाम। अब कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया, टॉर्ट आपने कर लिया, फैमिली लॉस आपने कर लिए, TPA आपने कर लिया, IPR आपने कर लिया, ये हो गया हमारा सिविल लॉस। अगेन आपको लगेगा इतने सारे लॉस, भाई आपको लैंग्वेज समझनी है, आपको इनका मतलब समझना है, कुछ भी याद थोड़ी करना है, तो इनको करना पढ़ना समझना आसान है हमारे लिए। और फिर इनके साथ साथ जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की पैसेज प्रैक्टिस करते हैं, टॉर्ट करते हैं तो टॉर्ट की पैसेज प्रैक्टिस करते हैं, फैमिली लॉ करते हैं तो उसकी पैसेज प्रैक्टिस करते हैं, TPA करते हैं तो उसकी पैसेज प्रैक्टिस करते हैं। क्रिमिनल लॉस की जब मैंने आपसे बात करी तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, BNS हो गया, BNSS हो गया और BSA हो गया। इनके बेसिक डिफरेंसेस पे अभी हम आएंगे, इनके डिफरेंसेस को भी हम समझेंगे, इनमें क्या फ़र्क है, क्रिमिनल लॉज में सिविल लॉज में क्या डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं आपसे बोलूँ आंख बंद करके कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बता दो सर जो हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, देयर इज ओनली दिस सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारे एग्जाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लीगल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बीइंग एन एडवोकेट, अगर आप एक एडवोकेट बनते हैं, अगर आप एक जज बनते हैं, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड,
एंड वो कैसे पता लगता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके पता लगता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी अ बाइबल फॉर यू। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतने सारे लॉज हैं जिनको हमें इस तैयारी में पढ़ना है। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन पैसेज बेस्ड होगा। यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया और आपको आंसर निकालना है पैसेज से। यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया, आंसर निकालना है आपको पैसेज से, आंसर निकालना है आपको पैसेज से, आंसर निकालना है आपको पैसेज से। ये सब क्यों पढ़ना है, ये सब इसलिए पढ़ना है कि जैसे मान लो आपका बीएनएस से पैसेज आएगा तो आपका आपने पहले से पढ़ रखा है पूरा, आपको पहले ही पता है इसमें क्या लिखा हुआ है, आप बस वहाँ पे उसको सरसरी नज़र में पढ़ते हो, आप स्किमिंग करते हो ताकि आपको पूरा याद आ जाए, पूरा रिकॉल हो जाए और वन टाइम रीडिंग आपके आंसर आने लग जाते। सो दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर द लीगल रीजनिंग पार्ट। तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट, टॉट, फैमिली लॉ, टीपीए, आईपीआर, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इन सभी चीज़ों को पढ़ना होता है, समझना होता है और इनको सीखना होता है। ये हो गया हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए अब उसके बाद जब मैंने आपसे बात करी क्रिमिनल लॉज की, तो क्रिमिनल लॉज में हमारे बीएनएस आ गए और बीएनएसएस आ गया और हमारा बीएसए आ गया, दैट इज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता है, जिसको हम एविडेंस एक्ट बोलते हैं। इनके फ़र्क को भी हमें समझना। जैसे मैं आपसे बोलूँ बीएनएस में हमें क्या पढ़ना है, बीएनएसएस में क्या पढ़ना है, तो ये हमारा आईपीसी है। इसमें हमें क्या पता लगता है, ये जब आप पढ़ते हो आपको पता लगता है कौन सा ऑफेंस होगा, कौन सी चीज़ करना ऑफेंस है और कौन सी चीज़ करना ऑफेंस नहीं है। और ये किसकी बात करता है, और ये बात करता है पनिशमेंट्स के बारे में। मतलब क्या हो गया, जब आप भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम पहले बोलते थे इंडियन पीनल कोड, उसको जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है, ऑफेंस क्या है, ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है, ऑफेंस क्या है, ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है। लेकिन जब मैं आपसे बात करूंगा किसकी, बीएनएसएस की, दैट वाज कॉल्ड एज सीआरपीसी। तो ये क्या हो गया, सीआरपीसी क्या होता है, ऑफेंस से पनिशमेंट का रास्ता क्या है, ऑफेंस से पनिशमेंट का रास्ता क्या है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट वी डू इन द बीएनएसएस। कुछ नहीं समझ आया भाई, मुझे पता लग जाता है क्या समझ आया क्या नहीं आया। ऑफेंस क्या है, कहाँ लिखा हुआ है, आईपीसी में लिखा हुआ है। फॉर एन एग्जांपल मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, रॉबरी क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है, रेप क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, ये क्या है, ये सब ऑफेंसेज है। तो कौन सा ऑफेंस क्या है, जैसे मर्डर है, मर्डर हम किसको बोलते हैं, मर्डर इज डिफाइंड इन द आईपीसी। रेप क्या है, रेप हम किस एक्ट को बोलते हैं, दैट इज डिफाइंड इन द आईपीसी, राइट। और रेप के लिए पनिशमेंट क्या है, मर्डर के लिए पनिशमेंट क्या है, मर्डर हो गया आपका, किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट क्या है, एक्सटॉर्शन के लिए पनिशमेंट क्या है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द आईपीसी। तो हो गया, हमें पता लग गया ऑफेंस क्या है, ऑफेंस के लिए पनिशमेंट क्या है। लेकिन जो ऑफेंस है, ऑफेंस से पनिशमेंट का रास्ता क्या है, दैट इज गिवन इन सीआरपीसी। फॉर एन एग्जाम्पल, सोसाइटी में आपके मर्डर हो गया, ये आपकी सोसाइटी बड़ी अच्छी लोकेलिटी में आप रहते हो, एकदम पॉश एरिया में रहते हो, यहाँ किसी एक पर्सन का क्या हो गया, मर्डर हो गया। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, आप सोच के बताओ, आपका पहला स्टेप क्या होगा, क्या आप बोलोगे अच्छा उसने मर्डर किया चलो उसको मार के आते हैं, नहीं, हमारा पहला स्टेप होता है हम एफआईआर करते हैं। अब एफआईआर कहाँ पे दिया गया, ये सीआरपीसी में दिया गया, क्या प्रोसीजर है, ये वो प्रोसेस है जिसको फॉलो करके आप जस्टिस दिलाते हो, ये हमें सीआरपीसी में पढ़ना होता है। जैसे एफआईआर हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, बेल हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि हमें अपने जो लॉज हैं, जैसे मैंने आपसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, क्रिमिनल लॉज की बात करी, सिविल लॉज की बात करी, ये सब करके हमारा पैसेज स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप पैसेज पढ़ते हो आपका टाइम बहुत बचता है, आप बहुत इजीली इन चीज़ों का आंसर कर पाते हैं, आप इनको समझ पाते हैं, आप इनको सीख पाते हैं। उसके बाद ये तो हो गया इसका पहला पार्ट, जिसके बारे में हमने एक डिटेल डिस्कशन करा। अब उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है, इस एग्ज़ाम का जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको हमें समझना है, उनको हमें सीखना है। अब देखो जब हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं आपसे, तो इसमें हमारा क्या आ जाता है, इसमें हमारा आ जाता है इंग्लिश और आपका लॉजिकल रीजनिंग। हमें इनके पैटर्न को डिटेल में समझना है कि जो हमारा इंग्लिश है और जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमारे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, हमको ये समझना है, ये सीखना है। जैसे अगर मैं आपसे इंग्लिश वाले चैप्टर की बात करूँ, अगर मैं आपसे इंग्लिश की बात करूँ, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलेगा। फ़र्क दोनों में क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ आपको जो पैसेज मिलेगा, यहाँ भी वही पैसेज मिलेगा, दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है
what is the central idea of the passage, what is the conclusion of the passage, or what title can be given to the passage. दूसरा, what argument supports author's argument, what argument supports author's argument, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया. author's argument, what argument oppose author's argument, what argument oppose author's argument, oppose author's argument. फिर चौथा हो गया, what can be inferred or what is the most likely outcome that we can draw from the passage or what is the tone of the author. अब ये क्या है, ये क्वेश्चन पेपर पहले से ही आउट है, हर बार हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं. What is the central idea of the passage, what is the main theme of the passage, what title can be given to the passage, what conclusion of the passage. तो ये क्या हो गया, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जिसको हम एक चैप्टर करके करते हैं. आप समझ गए, इनको करने के भी बहुत ढेर सारे तरीके हैं. कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, व्हाट आर्ग्यूमेंट सपोर्ट्स ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट होगा जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है, कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट होगा जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को अपोज करता है. तो ये सब भी हमें सीखना होता है. इसको हम बोलते हैं वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट. फिर उसके बाद आता है आपके इन्फ्रेंसेस हो गए, एजम्पशंस हो गए. इन सबको हम अलग अलग चैप्टर वाइज तरीके से करते हैं. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है इंग्लिश में भी. इंग्लिश और लॉजिकल में क्या कोई फर्क नहीं है? हाँ, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये बात आपको ध्यान से सुन के जानी है. लास्ट ईयर तक इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. 90-95% क्वेश्चन सेम थे. लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला लॉजिकल रीजनिंग में जो हमारा बेस था सिटिंग अरेंजमेंट पे. सिटिंग अरेंजमेंट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लास्ट ईयर. क्या मतलब हुआ इसका? सिटिंग अरेंजमेंट पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लास्ट ईयर. ये बात हमें समझनी है. मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब हमें ये हो गया कि अब हमें जो एनालिटिकल वाला पार्ट है, कि जो अब हमारा ये वाला पार्ट है ना, कि अब हमें एनालिटिकल रीजनिंग की भी तैयारी करनी होगी. अब आपको अगर ये बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ आता है तो ये वाली जो रीजनिंग है ये क्रिटिकल रीजनिंग है, ये हमारी क्रिटिकल रीजनिंग है. लेकिन जो सेटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, ऑर्डर रैंकिंग है, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो हमारी एनालिटिकल रीजनिंग होती है. तो हमें अब ये वाली रीजनिंग को भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना होता है, सीखना होता है, समझना होता है. ये बात हो गई हमारी कि लॉजिकल और इंग्लिश का पैटर्न क्या है. अभी तक सेम था, पैसेज से आंसर निकालना. लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ, एक क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट से आ गया, तो अब ये डोर ओपन हो जाता है कि अब हम एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में पजल्स पे क्वेश्चन आ जाए, ऑर्डर रैंकिंग पे क्वेश्चन आ जाए, या किसी और टाइप की आपके अलग अलग जो आपके मैथमेटिकल रीजनिंग वाले कॉन्सेप्ट है उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज़ द पॉसिबिलिटी. सो दिस इज़ द डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश जो हमें इस एग्ज़ाम के लिए करना है. अब उसके बाद जो इस एग्ज़ाम का पार्ट बचता है वो हमारा जीके और करंट अफेयर होता है, जीके एंड करंट अफेयर. और उसके बाद जो इधर हमारा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्यूए, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड दैट इज़ द मोस्ट फियर्ड टॉपिक ऑफ दिस एग्ज़ाम. क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो बच्चे ये एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, जो बच्चे क्लैट एग्ज़ाम देते हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम, मोस्टली दे आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम. और उनकी जो मैथ की प्रैक्टिस होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, जो कि उन्होंने 2 साल पहले मैथ को छोड़ दिया. और जब उन्होंने मैथ पढ़ी थी तब भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी थी. तो पहले तो हम एक एक करके समझते हैं. जीके करंट अफेयर की जब मैंने बात करी, जीके करंट अफेयर में आपका पैसेज आएगा, लेकिन पैसेज में आपका आंसर नहीं दे रखा होगा. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड. पैसेज में आपका क्या है, आंसर नहीं दे रखा होगा. आपको क्या है, पैसेज में आंसर नहीं दे रखा है, पैसेज में आंसर नहीं दे रखा है, पैसेज में आंसर नहीं दे रखा है, तो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती जीके करंट अफेयर में. जीके करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन आता होगा तो आप उसका आंसर कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसका आंसर नहीं कर सकते. दैट इज़ द थिंग. तो यहाँ पे हमें पैसेज पढ़ने की, पैसेज में हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है. जो क्वेश्चन आपका है ना उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, आपको आंसर यहाँ पैसेज से नहीं मिलता. सो दैट इज़ अबाउट जीके एंड करंट अफेयर. अब जीके करंट अफेयर करना
हमारे पास बहुत अच्छे तरीके होते हैं उनको करने के। जैसे हमने पूरे के पूरे करंट अफेयर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ गया, यूनाइटेड नेशन आ गया, इंटरनेशनल अफेयर्स आ गए, रीजनल अफेयर्स आ गए। इस तरीके से हमने सभी चैप्टर वाइज आपका ये जो सीए है उसको डिवाइड कर रखा है, जीके को हमने चैप्टर वाइज डिवाइड कर रखा है। तो इस तरीके से हम पूरा क्लैट एग्जाम के लिए जीके और करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। और उसके बाद जब मैंने आपसे क्यूए की बात करी, जब मैंने आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करी, डिस्पाइट सेइंग दिस वर्ड कि जो ये हमारा सब्जेक्ट है ये हमारे एग्ज़ाम का मोस्ट फियर्ड टॉपिक है, लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम का डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये हमारे एग्ज़ाम का सबसे स्कोरिंग फैक्टर होता है। हमारे एग्ज़ाम में 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर 12 आए थे, 12 to 15 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, किससे? क्यूए से। और ये हमारे एग्ज़ाम का सबसे स्कोरिंग चैप्टर होता है। वाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि यहाँ से आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। हमारे एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है? लीगल आप कर रहे हो, सब कर रहे हैं, इंग्लिश आप कर रहे हो, सब कर रहे हैं, लॉजिकल आप कर रहे हो, सब कर रहे हैं, जीके करंट अफेयर आप जितनी कर रहे हो सब कर रहे हैं। क्यूए सब नहीं करते, और क्यूए जो नहीं करता उसका सिलेक्शन नहीं होता अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन ऑल फोर। लेकिन तब भी आप एक चीज़ समझ लेना, अगर आप कहीं से भी कुछ छोड़ के जाते हैं यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। आपको एक टॉप एनएलयू नहीं मिल सकता, आपको एक अच्छा एनएलयू नहीं मिल सकता। ये हो सकता है आप किसी लोअर एनएलयू में चले गए, लेकिन टॉप एनएलयू अगर आपको चाहिए तो आपको मेहनत तो इस तरीके से करनी पड़ेगी। तो क्यूए क्या है? बहुत स्कोरिंग है। क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं ना, केवल और केवल डीआई पे क्वेश्चन आते हैं, केवल और केवल डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब ये डीआई क्या है? डीआई है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? डेटा को, अब जब मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैट्स कि हमें स्टैट्स पढ़नी है, हमें मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब पढ़ना है। नो, हमें क्या पढ़ना है? हमें डीआई पढ़ना है। डीआई को करने के लिए केवल और केवल आपको सीखना होता है परसेंटेज, इसको करने के लिए हमें सीखना होता है रेशियोज, और इसको करने के लिए हमें सीखना होता है एवरेज। ये तीन हमें सीखने होते हैं, परसेंटेज, रेशियोज और एवरेज। अगर ये तीन कॉन्सेप्ट आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए, आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से कर लिया, आपने रेशियो बहुत अच्छे से कर लिया, आपने एवरेज बहुत अच्छे से कर लिया। दो बार हमारे एग्जाम में मेंसुरेशन पे क्वेश्चन आया है, 2 बार हमारे एग्जाम में मेंसुरेशन पे बेस्ड डीआई आया है। हम ये करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चे, कि जो हमारा एग्ज़ाम है, जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, आज तक इससे बाहर नहीं गया। 4 टॉपिक करने हैं, परसेंटेज बचपन से आता है, रेशियो में बचपन से आता है, इसको एक एडवांस लेवल पे करना है ताकि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हमसे क्वेश्चन बन जाए। और माइंड माई वर्ड्स कि ये हमारे एग्ज़ाम का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे मान लो पूरा एक मैच होता है ना, और मैच ड्रॉ हो गया, तो जो पावर प्ले होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, सुपर ओवर, जो सुपर ओवर होता है ना, मैच वहाँ डिसाइड होता है। तो बाकी सब जो आप कर रहे हो ना, वो सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो क्या है? वो हमारा एक्चुअल मैच है। वो करके तो हम ड्रॉ हो जाता है आपका मैच, आप सबके बराबर आते हो, आपको सबसे आगे निकलना है। तो सबसे आगे निकलने के लिए क्या है? आपको जो सुपर ओवर है उसमें अच्छा परफॉर्म करना होता है, और वो सुपर ओवर है हमारा क्यूए। ये हमारा जो मैथ है, ये हमारे एग्जाम का सुपर ओवर है। यहाँ सबसे अच्छा स्कोर करना है। अगर आपने यहाँ 10-15 स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ये सभी कुछ है, ये एक कंप्लीट गाइडेंस था, ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था कि इस एग्जाम के लिए व्हाट इज टू बी डन, व्हाट ऑल द थिंग्स आर देयर व्हिच नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन द क्लैट 2026 एग्जाम। नाउ वी हैव डन व्हाट इज टू बी डन, क्या क्या हमें करना है, कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। कैसे करना है वो समझना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हाउ इज टू बी डन, दिस इज द सेकेंड पार्ट, हाउ इज टू बी डन। अब जब मैंने हाउ इज़ टू बी डन की बात करी आपसे, हाउ इज़ टू बी डन की बात करी मैंने आपसे, तो इसमें क्या आता है, हमें वो सीखना है, समझना है। हाउ इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन में क्या है? जैसे मान लो हमारे पास ये 7 मंथ्स का टाइम है, हम कैसे करते हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपसे बात करेंगे। जैसे हमारे पास 7 मंथ्स का टाइम है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अब ये 7 मंथ्स को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। 4 मंथ्स कैसे हम यहाँ पे तैयारी करते हैं, आपका
EI पे 4 मंथ्स, 2 मंथ्स और उसके बाद आपका 7 डेज, 7 डेज। तो अब ये क्या होता है, हमने आपके पूरे के पूरे जो टाइमलाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली बार जब हम सिलेबस करते हैं, आपका लीगल है, लॉजिकल है, जीके करंट अफेयर है, क्यूए है, इंग्लिश है, इतना सब करने के लिए हमें 4 मंथ्स का टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को, और ये सब कंप्लीट करने में हमारे 4 मंथ्स निकल जाते हैं। तो जब आपने ये पढ़ा तो आपको ये पढ़ने में 4 मंथ्स लग गए। उसके बाद 2 मंथ्स में आपको पूरा रिवाइज करना है, 2 मंथ्स 2 मंथ्स 2 मंथ्स, आपकी स्पीड यहीं से 2x हो गई। जब पहली बार आपने पढ़ा आपको 4 महीने लग गए, दूसरी बार पढ़ा आपको 2 महीने में आपका हो गया। क्यों? क्योंकि वो रास्ता, सेम रास्ता आप दूसरी बार गए, दूसरी बार जाने में आपकी स्पीड बढ़ती गई। हाँ, ये तो आता है, ये तो समझ लिया था, ये तो आता है, ये तो आता है, ये रास्ता तो मुझे पता है, ये होने लग जाता है आपके साथ 2x। अब उसके बाद जब आपने 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद जो आपका सिलेबस है ना वो 7 डेज में कंप्लीट करते हैं, 1 वीक मैराथन जो आपके एग्जाम से पहले होता है। तो ये हमारे एग्जाम का स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते हैं यहाँ EI पर, कि आपका 4 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, 2 मंथ्स में आप पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं, और 7 डेज में आप पूरे सिलेबस को क्या है, पूरे सिलेबस को आप फिर से रिवाइज करते हैं। तो आपका 3 टाइम्स आपके एग्जाम का रिवीजन हो जाता है। यहीं से हमारी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, इतना करके ही हमारी स्पीड बढ़ने लग जाती है। लेकिन स्पीड बढ़ जाना और गारंटीड सिलेक्शन आना, दोनों बातों में फ़र्क है। गारंटीड सिलेक्शन कैसे आता है वो हमें समझना है। जैसे हमने यहाँ से आपसे बात करी कि 2 मंथ्स में तो हो गया आपका, 2 मंथ्स में आपने क्या करा, 2 मंथ्स में आपने 4 मंथ्स में पूरी तैयारी कर ली। अब यहाँ से आपके मॉक टेस्ट होते हैं, 15 मॉक आर देयर। आप अपने एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम क्लैट का होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी आप दिसंबर से 4-5 महीने दूर होते हो, 3 महीने दूर होते हो, नॉट 4-5 मंथ्स, 3 महीने दूर होते हो, और तभी आप एग्ज़ाम देते हो। आप सोचो, एक वो स्टूडेंट है जो पूरी तैयारी करके पहली बार एग्ज़ाम देने गया, अब उसको ना तो एग्ज़ाम कभी उसने दिया लाइफ में, ना तो उसको एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो पता है, ना तो उसको स्पीड का कुछ पता है, ना तो अपनी वीकनेस पता है, ना तो अपनी स्ट्रेंथ पता है, वो कैसे स्कोर करेगा अच्छे नंबर। लेकिन दूसरी जगह एक स्टूडेंट है जिसने उस एग्ज़ाम को, जैसे आपका 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट होता है, यहाँ से आपके मॉक स्टार्ट हो जाते हैं। आप पहला मॉक देते हो, पहले मॉक में आपकी घंटी बज जाती है, आपको पता लग गया भाई मेरे से तो क्वेश्चन नहीं बन रहा, अच्छी बात है, आपको अभी पता लग गया, 3 महीने पहले पता लग गया कि आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपकी ये वीकनेस है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे रिवाइज करते हो, यहाँ मॉक देते हो, फिर रिवाइज करते हो, फिर मॉक, फिर रिवाइज, फिर मॉक, फिर रिवाइज, फिर मॉक, फिर रिवाइज, फिर मॉक। दोनों दोहरी तैयारी आपकी होती है, दोनों साइड से आपकी तैयारी होती है। और जब आप ये सब कर लेते हो उसके बाद आपका 7 डेज मैराथन होता है। यहाँ तक करके आपकी 3 बार तैयारी होगी, यहाँ तैयारी करी, यहाँ तैयारी करी, 15 मॉक दिए, इतनी तैयारी होगी, उसके बाद 7 डेज फिर से रिवाइज कर लिया। तो अब क्या है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो, यू डोंट नीड टू लुक फॉर एनी बैकअप ऑप्शन। आपको ये नहीं देखना अरे इसमें हो जाएगा क्या, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख लेता हूँ, ये आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको ये 7 मंथ पूरी डेडिकेशन के साथ एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये इतना कर लेते हो, आपको कोई ऑप्शन नहीं सोचना। अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए टफ आएगा, अगर पेपर आसान आता है तो सबके लिए आसान आएगा। Thank you so much for watching this video, and for such more informative videos you can follow us on our YouTube channel. And again, I wish you all the very best for the CLAT 2026 examination. In case you guys are having any questions, in case you guys are having any queries, do let us know in the comment box. We are there to answer you all. Thank you so much.